Dear students, this is the second lecture. जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको टीच किया था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो इसलिए उस चैप्टर से सिलेबस स्टार्ट किया था मैंने आपका, क्योंकि छोटा सा चैप्टर था, इंटर में आप किया हुआ था तो थोड़ा उसका आप रिकॉल कर सकते थे। तो बेसिकली जो मुझे स्टार्ट करना है दैट इज़ असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़। इंडिविजुअल भी है, HUF का भी करना है, पार्टनरशिप फर्म LLP, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्यूचुअल कंसर्न्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी। तो जितने भी असेसी होती हैं उन सबका असेसमेंट करना है, एंटिटीज़ का असेसमेंट करना है। तो उसके लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी जो आपने इंटर में ऑलरेडी करी थी, लेकिन कुछ एडवांस लेवल की चाहिए होगी और इंटर वाले को रिकॉल भी करना होगा साथ में। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज डिडक्शंस 80C to 80U। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। पता ही है आपको कि इनकम टैक्स को, पूरे एक्ट को बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर 6 था, उसी तरीके से ये चैप्टर है चैप्टर 6A। तो आप इसको चैप्टर 6A कहते हो या डिडक्शंस 80C to 80U कहते हो, वन ऑफ द सेम थिंग, एक ही बात है। तो डिडक्शंस तो बहुत सारी हैं, जैसे कि 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE, मैक्सिमम लिमिट दे रखी है इन तीनों की कंबाइंड, 80CCG, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE अब नहीं है इस असेसमेंट ईयर के लिए, उसको मैंने हटा दिया है नोट्स में से भी, और उसका रेफरेंस का भी कोई यूज़ नहीं है। 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC, 80IA to 80IE, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80QQB, 80RRB, 80TTA एंड 80U। तो जो ये चैप्टर है इसमें जो डिडक्शंस असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए रिलेवेंट हैं, आपके सिलेबस में सारी हैं। 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE इन तीनों की कंबाइंड है, 80CCG, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC, 80IA to 80IE, 80JJA, 80JJAA,
80LA, 80P, 80QQB, 80RRB, 80TTA एंड 80U। तो इसमें से कौन सी डिडक्शंस मैं इस लेक्चर में आपको करवाने जा रहा हूं, पहले इसको मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं कि ये डिडक्शंस जो हैं इसमें से बहुत सारी डिडक्शंस केवल इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल और HUF के लिए अवेलेबल है। मैं रेड से जहां टिक कर रहा हूं वो या तो केवल इंडिविजुअल के लिए है या इंडिविजुअल HUF के लिए है, जैसे 80C इंडिविजुअल और HUF, 80CCC ओनली इंडिविजुअल, 80CCD ओनली इंडिविजुअल, 80CCE ये 80C, 80CCC और 80CCD की कंबाइंड लिमिट बताती है, तो इसको भी हम इंडिविजुअल और HUF कह सकते हैं। 80CCG अगेन इंडिविजुअल, अगर आप इक्विटी शेयर्स में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं। 80D इंडिविजुअल और HUF, 80DD रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF, 80DDB रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF, 80E अगेन इंडिविजुअल अगर हायर स्टडीज के लिए आपने एजुकेशनल लोन लिया हुआ है, 80GG अगर आप रेंट पे करते हैं और कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, 80QQB रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर ऑथर है, 80RRB अगर पेटेंटी या कोपेटेंटी है रेसिडेंट इंडिविजुअल, 80TTA अगेन इंडिविजुअल और HUF अगर किसी भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, कोऑपरेटिव बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और 80U रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो ये जो मैंने यहाँ पे जो रेड टिक किया है मैंने कि डिडक्शंस केवल और केवल या तो इंडिविजुअल्स की मिलेंगी या फिर मिलेंगी आपके लिए इंडिविजुअल्स और HUF दोनों को अलाउ की जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम जो टॉपिक कर रहे हैं ये इंटर का टॉपिक नहीं है, ये फाइनल का टॉपिक है। इंडिविजुअल्स के तो बहुत सारे क्वेश्चंस इंटर में ऑलरेडी कर चुके हैं। सैलरी का मतलब ही इंडिविजुअल होता है और वहां पे 80C तो कंपल्सरीली हर क्वेश्चन में थी, जैसे एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू RPF करते थे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, या SPF करते थे, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो वो तो बाय डिफॉल्ट 80C एप्लीकेबल होता ही होता था। 80D जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पे किया हुआ उसका डिडक्शन मिलता था। तो ये डिडक्शंस आपने क्योंकि इंटर में की हुई हैं और इंडिविजुअल्स के लिए हैं और HUF के लिए हैं, और फाइनल में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिविजुअल्स नहीं आता है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जनरली क्वेश्चन आपको मिलेगा कंपनी का, क्वेश्चन आपको मिलेगा AOP BOI का, क्वेश्चन आपको मिलेगा पार्टनरशिप फर्म का, क्वेश्चन आपको मिलेगा चैरिटेबल ट्रस्ट का। ये 4-5 ऐसे एसएससी हैं जो फाइनल में कवर किए जाते हैं। तो फाइनल के हिसाब से जो डिडक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको मैं ग्रीन से राउंड बनाऊंगा। तो सबसे पहले 80G बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 80G में लिखा हुआ है एसएससी NESSC। हाँ सर, हमें थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है, इंटर में जहाँ भी हमने स्टडी करी थी, आपसे भी करी थी, तो आपने बताया था यहाँ पे एसएससी NESSC होता है। 80GG और GGC को मैं हमेशा कंबाइंडली टीच करता हूँ, और कोई भी टीचर किसी भी बुक के अंदर ये एक साथ ही टीच की जाती हैं, क्योंकि अगर आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो बस ये फ़र्क पड़ता है कि अगर इंडियन कंपनी होती है तो GGB में बेनिफिट मिलेगा, इसके अलावा कोई और होता है तो GGC में बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज देयर इज़ नॉट ए बिग डिफरेंस अमंग दीज टू डिडक्शंस। तो 80G बहुत ज़रूरी है, GGB बहुत ज़रूरी, GGC बहुत ज़रूरी है। तो इन दो डिडक्शंस पे खास इनायत आपकी रहनी चाहिए अगर आपको CA या CMA फाइनल में पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। सर और भी तो बच जाती हैं, वो डिडक्शंस भी ज़रूरी हैं,
पर इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ATG और GGB और GGC के संग कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये खास तरीके का बिजनेस होना चाहिए या ऐसी खास तरीके का होना चाहिए। जैसे ATP अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तभी मिलेगा, तो जब कोऑपरेटिव सोसाइटी करेंगे तो वहाँ पे ATP कवर हो जाएगा। ATJJAA के लिए केवल ये है कि अगर आप नए एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते हो, वर्कमैन को आप एम्प्लॉय देते हो अगर न्यू, तो आपको ATJJAA मिलता है। ATJJA बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, स्पेसिफिक बिजनेस होना चाहिए तभी डिडक्शन मिलेगा ATJJA का। तो ये जो डिडक्शंस मैंने जिन पे कोई भी टिक नहीं किया रेड और ग्रीन, इनको भी हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि सिलेबस में तो करना भी चाहिए और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको आना चाहिए, लेकिन इनकी वेटेज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नहीं रहती है ATP के अलावा, क्योंकि वो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में कर लेंगे। तो आज का जो आप टॉपिक करने वाले हो, इसका आपको एक बाउंड्री मिल गई कि आज सर क्या टीच करने वाले हैं। आज मैं सबसे पहले ATG टीच करने वाला हूं, उसके बाद GGB और GGC टीच करूंगा। तो ATG को अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं लिखूंगा यहां पे टॉपिक डिडक्शन अंडर सेक्शन ATG, और यहां पे लिख देता हूं डोनेशंस। आगे टीच करने से पहले असेसी को डिफाइन कर दूं, फॉर दिस पर्पज एनी असेसी। कोई भी असेसी हो, चाहे इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP, कंपनी, AOP, BOI, एनी अदर जुरिडिकल पर्सन, कोई भी असेसी हो, वो ATG का बेनिफिट क्लेम कर सकता है। तो इस डिडक्शन को जब भी मैं टीच करता हूं तो कुछ बातें टीच करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। आप अपनी बुक में ATG निकाल लीजिए, कुछ मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करवाऊंगा, बताऊंगा मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से टीच करने से पहले। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है एनी असेसी। एनी असेसी किसी भी असेसी को मिलेगा, और एनी असेसी लिखते ही इसकी वेटेज एकदम से इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि किसी भी असेसी का क्वेश्चन आए, चाहे कंपनी का, चाहे AOP BOI का, हमें यह पता है कि ATG वहां पे एप्लीकेबल हो सकती है। चलो सर, ये समझ में आता है। तो इसके बाद जब मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ, जिसको मैं भी टीच करूँगा, उसके बाद मैंने कुछ नोट्स दे रखे हैं, उन नोट्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। पहला पॉइंट लिखा है, डोनेशन कैन बी मेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम और अदरवाइज। अगर आप एग्जेम्प्टेड इनकम से भी डोनेशंस देते हो, अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है जो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होती है, अगर आउट ऑफ दैट इनकम डोनेशंस आर मेड, तो जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम की GTI निकल के आएगी, उसमें से आपको रिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ये समझ में आता है आपके लिए? हाँ सर, आता है। तो जरूरी नहीं है केवल टैक्सेबल इनकम से डोनेशन दिया जाए। अगर आपको डिविडेंड किसी इंडियन कंपनी से रिसीव होता है, म्यूचुअल फंड की इनकम होती है जो कि 1034 एंड 1035 में रेस्पेक्टिवली एग्जेम्प्ट होते हैं, तो इवन इफ यू मेड द डोनेशंस आउट ऑफ दीज एग्जेम्प्टेड इनकम, इवन देन यू कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ डिडक्शंस आउट ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। डिडक्शंस मिलेगा। चलो, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। सेकेंड पॉइंट है, जिस डोनी को भी आप डोनेशन देते हो, you are the donor because you are giving the donations, and the institution of fund to whom donations are made is called the donee.
तो जिस फंड को, इंस्टीट्यूशन को आपने डोनेशन दिया वो आपको रिसिप्ट देगा और उस पर उसका पैन होना जरूरी है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ए रिसिप्ट इश्यूड बाय द डोनी इंस्टीट्यूट शुड बी सबमिटेड टू गेट द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक रिसिप्ट मांगता है जिस पर पर्टिकुलर्स होंगे उस डोनी इंस्टीट्यूट के जिसको आपने डोनेशन दिया था। हाँ सर, सबूत तो मांगेगा ही, हमने डोनेशन दिया है और जो स्पेसिफाइड एंटिटी में उन्हीं को दिया है। ये प्रूव करने का एकमात्र तरीका हमारे पास क्या होगा? देयर मस्ट बी ए रिसिप्ट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम दैट डोनी इंस्टीट्यूट। वेरी मच क्लियर। तीसरा पॉइंट जो अभी 2 साल पहले ही ऐड किया गया है, डोनेशन शुड बी ए सम ऑफ मनी। ये बहुत स्पेशल पॉइंट है। मनी में डोनेशन करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब डोनेशंस इन काइंड आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। घर के सामान को, पुराने सामान को जब भी कहीं रिलीफ कैंप वगैरह लगता है, लिखा होता है प्लीज डोनेट काइंड हार्टेडली एंड गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, और अगर कहीं काइंड का भी ऑप्शन है तो आप देखते हो आप क्या क्या डोनेट करके आते हो। घर के जो पुराने कपड़े जो आप खुद भी कभी नहीं पहनोगे, वो कई सालों से बॉक्स में बंद रखे हुए हैं, चलो इसी बहाने पुण्य भी कमा लेते हैं। कई बार तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं कि प्लीज़ हमें कपड़े मत भेजिए, और कपड़े भेजने हैं तो वॉश किए हुए हों, आयरन किए हुए हों, और एक पॉलीथीन में एक कपड़ा प्रॉपर तरीके से रखा गया हो, और उसका फिर वैल्यूएशन करना भी बहुत डिफिकल्ट होगा कि आपने कितना डोनेशन दिया था। इसलिए अगर आपने काइंड में डोनेशन दिया है तो इनकम टैक्स 80G में आपको बेनिफिट अलाउ नहीं करेगा। ये बहुत पुराना था। इसके आगे जो नया ऐड किया गया 2 साल पहले वो कहता है कि और डोनेशन जो होना चाहिए वो कैश के अलावा किसी और मोड से होना चाहिए। हाँ, कैश में आप 10,000 रुपये तक का दे सकते हो। You can make donations up to ₹10,000 in cash, लेकिन अगर आप 10,000 रुपये से ज्यादा का डोनेशन दे रहे हो, नॉट द एक्सीडिंग अमाउंट, होल ऑफ द अमाउंट। अगर 11,000 रुपीज हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है 10,000 रुपये कैश में दे देते हैं और 1,000 रुपये हम चेक से दे देंगे। द होल ऑफ द अमाउंट, एंटायर अमाउंट मस्ट बी पेड बाई एनी मोड अदर देन कैश। वो कैश के अलावा किसी और मोड से होना चाहिए, तभी आपको डिडक्शन 80G का बेनिफिट मिलेगा। तो क्या लैंग्वेज लिखी हुई है? हाउएवर नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन इन कैश एक्सीडिंग ₹10,000। 10,000 रुपये से ऊपर का डोनेशन अगर देते हो डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर वो कैश में देते हो उसको आपको किससे पे करना पड़ेगा? चेक से पे करना पड़ेगा, या फिर कोई और मीडियम से, डिमांड ड्राफ्ट से आप पे कर सकते हो उसके लिए, या और किसी मीडियम से, लेकिन वो कैश या कैश के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। ओके सर, इसका मतलब ही इन काइंड डू नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन, नो नीड टू से अगेन। थर्ड पॉइंट में चौथा पॉइंट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, लेकिन बुक में इसलिए लिख देते हैं कि बच्चों को एक बार और रिवीजन हो जाए। और आखिरी पॉइंट, चेक इश्यूड ऑन 31 मार्च आर ट्रीटेड एज डोनेशंस मेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में वो 31 मार्च फॉल करती है उस ईयर में डोनेशन दिया गया ये मान लिया जाएगा। अगर 31 मार्च को आपने डोनेशन दिया था बट सब्जेक्ट टू द रियलाइजेशन, अगर वो बाद में भी पैसा उसका आता है, रियलाइज होता है, तो अभी बाउंस नहीं होना चाहिए, फिर तो डोनेशन दिया ही नहीं गया था। लेकिन इफ यू मेड द पेमेंट थ्रू चेक ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो अगर वो रियलाइज हो जाता है इवन आफ्टर 31 मार्च, तब भी आपको उस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में जिसकी 31 मार्च को आपने डोनेशन दिया था आपको रिडक्शन का बेनिफिट अलाउ कर दिया जाएगा। तो 80G में बहुत मेहनत से टीच करता हूं। रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि मुझे पता है पेपर में किसी भी क्वेश्चन में इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडिविजुअल का क्वेश्चन हो, चाहे फिर आपका फर्म का हो, फिर चाहे कंपनी का हो, कहीं भी 80G अपनी छाप छोड़ सकता है। तो 80G पे जान लगा देना,
एक दो क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा अभी इसी वीडियो के अंदर आपके लिए लेक्चर में, लेकिन जो भी बुक आपको मिलती है, इंटर की मिलती है, फाइनल की मिलती है, 10 ईयर्स मिलती हैं, इस ऑथर की मिलती है, उस ऑथर की मिलती है, 80G सॉल्व करने बैठ जाओ। इस लेक्चर के बाद 80G में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ये गारंटी मेरी है। मेहनत आप करो कितनी करना चाहते हैं। तो पहली बात मैंने क्या बोली, असेसी NESSC वो सबसे पहले जहां से शुरुआत होती है। फिर डोनेशन आप टैक्सेबल इनकम से देते हो या एग्जेम्प्टेड इनकम से देते हो। सेकंड, जिस इंस्टीट्यूशन या फंड को आपने डोनेशन दिया, फ्रॉम देयर यू विल गेट द रिसिप्ट, उसको आप सबमिट करते हो, ओनली देन यू कैन गेट द डिडक्शन। थर्ड, काइंड में बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल मॉनेटरी फॉर्म में मिलेगा। और मोर ओवर वो भी 10,000 रुपये तक का आप कैश में दे सकते हो, लेकिन 10,000 से अगर ऊपर का दिया है, होल ऑफ द अमाउंट मस्ट बी पेड बाई एनी मोड अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी और मोड से दिया हो। एंड द लास्ट, इफ डोनेशंस आर मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, यू कैन गेट द डिडक्शन इन द सेम प्रीवियस ईयर इवन इफ इट इज रियलाइज्ड आफ्टर 31st मार्च ऑफ दैट ईयर। ओके, समझ में आता है? तो ये नोट्स लिखे एंड में गए, लेकिन इनको पढ़ने से पहले हमें ये क्लियर हो गया कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर हमें 80G का बेनिफिट चाहिए। चलो अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। ग्रीन कलर मैंने ले रखा है, चलो ग्रीन से ही कंप्लीट कर देता हूं, नॉट एन इश्यू। डिडक्शन के लिए कुछ फंड्स हैं, अगर आप उन फंड्स में डोनेशन देते हो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80G। आप सड़क पे जाते हो, इंडिया में बहुत सारे बेगर्स हैं, भीख मांगते हैं, आप चौराहे पे 100 रुपये किसी को निकाल के दे देते हो। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहते हो कि सर जी देखो हमने समाज सेवा करी है, हमें बेनिफिट चाहिए। सरकार कहती है इसमें हमें दो प्रॉब्लम है। एक तो आपने 100 रुपीज का जो डोनेशन दिया उसका आपके पास प्रूफ किया है कि आपने डोनेशन दिया था, आपने हो सकता है नहीं दिया हो, और उस बेगर से आप रिसिप्ट मांगोगे, फिर वो अपना पेन लेगा, वो पेन लेगा अगर अपना, तो फिर वो भीख ही क्यों मांगेगा। और दूसरी बात, वो वास्तव में जरूरतमंद था, इसकी क्या गारंटी है। जो फंड्स प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड हैं, जो इसी काम के लिए बनाए गए, जिनका प्रॉपर ऑडिट होता है, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट आपको ऐसे मिलेंगे वहाँ ऑडिट करवाना ज़रूरी होता है, तो सरकारें उन पर निगाह रखती है कि अगर ये पैसा समाज सेवा के नाम से ले रहे हैं तो उसके लिए खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर सरकार के अपने भी बहुत सारे फंड हैं, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। कहीं भी इंडिया में कोई भी डिजास्टर या कैलामिटी होती है, सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, क्लाउड बस्ट होता है, या और भी कोई नेचुरल या नेशनल कैलामिटीज़ होती है, सरकार कहती है डोनेशन दो, देश को आपकी रिक्वायरमेंट है। सरकार के थ्रू अगर वो पैसा खर्च हो रहा है तो डोनेशन दिया इस बात का भी प्रूफ है, और वो सही जगह खर्च होगा इस बात का भी हमें पूरा आइडिया है। तो इसीलिए हम कहीं भी डोनेशन दे के इस बेनिफिट को नहीं ले सकते। हम डोनेशंस केवल और केवल उन्हीं फंड्स के लिए देंगे, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के लिए देंगे विच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 80G। तो जो फंड्स हैं टोटल, उनको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। मेहनत करी, टीचर को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी स्टूडेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पज क्या है, आपको समझ में आए। मैं कितना भी यहाँ पे बोलता रहूँ, समझ में नहीं आ रहा तो मेरी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तुम्हारा टाइम भी ख़राब हो रहा है। तो आई हैव पुट माई बेस्ट एफर्ट टू मेड वेरी ईजी, बहुत बहुत ईजी बनाने की कोशिश करी है। और मैंने अपनी तरफ से इनको दो नाम दे दिए, इनको दे दिया जनरल फंड्स और इनको बोल दिया स्पेशल फंड्स। ऐसा कोई भी कैटेगराइजेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नहीं है, ये मैंने किया है इसको इजी बनाने के लिए। इसमें डोनेशन की कोई लिमिट नहीं है, विदाउट लिमिट, और इसमें डोनेशन की लिमिट है विद इन लिमिट। वो लिमिट कितनी है डोनेशन की वो बाद में।
तो जनरल फंड्स में आप कितना भी डोनेट कर सकते हो, लेकिन स्पेशल फंड्स में सरकार कहती है हमें ज़्यादा डोनेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कि लिमिट से ज़्यादा आप डोनेशन मत दो। अगर वो डोनेशन आप लिमिट से ज़्यादा देते हो तो हम टैक्स में उसको आपको बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। दोबारा से अगर मैं 80G पे आता हूं तो देखो मैंने लिखा हुआ है नेम ऑफ द फंड्स, और ये टोटल फंड्स जो मैंने आपको 26 दे रखी हैं यहाँ पे। स्पेशल फंड्स मैंने नेक्स्ट पेज पे दे रखी हैं 1 to 6, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं इन टोटल 26 की। 26 जो फंड दे रखी हैं जिनको मैं यहाँ कहता हूँ जनरल फंड्स। इसमें से जो 1 से लेके 22 तक के जो फंड्स हैं, इसके आगे तो लिखा हुआ है 100%, लेकिन जो 23 है, जो 24, 25 और 26, इन सब के आगे लिखा हुआ है 50%। टोटल जो आपके पास नोट्स हैं उसमें आप देखो, और मैं भी यहां पे उसको बार बार शो कर रहा हूं। जनरल फंड्स में टोटल 26 फंड्स हैं, उसमें जो फर्स्ट 22 फंड्स हैं उसमें आप देखो उसके आगे लिखा हुआ है 100%, और जो लास्ट के 4 फंड्स हैं दैट इज 23, 24, 25 एंड 26, उसके आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 50%। हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हमने ये देख लिया। तो इसका सर क्या मतलब हुआ, यहां पे देखो इसके आगे इसको मैं करता हूं, ये 4 फंड्स 23, 24, 25 एंड 26, इसके ऊपर इन पे लिखा हुआ है 50%, इसके ऊपर लिखा हुआ है सबके 100%। तो सर क्या मतलब हुआ, डोनेशन की लिमिट नहीं है, डोनेशन आप कितना भी दो, बट अगर आप 1 से लेकर 22 तक जो फंड मेंशन हैं उसमें अगर डोनेशन देते हो तो जितना भी आपने डोनेशन दिया होगा 100% ऑफ दैट अमाउंट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80G। पूरा का पूरा अमाउंट आपका 80G में माइनस कर दिया जाएगा। बट इफ यू डोनेट इन फंड्स विच आर मेंशन्ड इन पॉइंट 23, 24, 25, 26 जो लास्ट के 4 हैं, तो जो भी आप डोनेशन दोगे, डोनेशन की लिमिट नहीं है, बट 50% ऑफ डोनेशन इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80G। तो जो भी डोनेशन दोगे उसका मात्र आधा 50% आपकी इनकम में से माइनस किया जाएगा। सपोज अगर आपने 100% वाले में 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया तो डिडक्शन का अमाउंट भी 1 लाख रुपए होगा, लेकिन अगर 50% वाले में आपने 1 लाख का डोनेशन दिया तो डिडक्शन का जो अमाउंट होगा इट इज लिमिटेड टू 50% ऑफ 1 लाख, दैट इज ₹50,000। ऊपर आप 1 करोड़ का डोनेशन देते हो, आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ तक का आप क्लेम कर सकते हो, तो आप 1 करोड़ का डोनेशन दो। लेकिन अगर नीचे लिखे हुए 4 में आपने 1 करोड़ का डोनेशन दिया, यू विल गेट डिडक्शन ओनली अप टू ₹50 lakhs। तो सर ये तो बहुत इजी हो गया। हाँ इस सेंस में इजी है, कोई कैलकुलेशन लंबी चौड़ी नहीं करनी है, 1/2 करना है नीचे लिखे 4 के लिए, ऊपर लिखे 22 के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, उठा के माइनस करना है अगर उतनी आपके पास इनकम पड़ी हुई है जिससे कि 80C to 80U माइनस हो सकता है। तो सर डिफिकल्टी क्या है, ये कैसे याद करोगे कि कौन से 22 100% के लिए क्वालिफाई करते हैं और कौन से जो बच गए 4 वो 50% के लिए क्वालिफाई करते हैं। डिफिकल्टी ये नहीं है कि 100% के लिए क्वालिफाई या 50% के लिए, डिफिकल्टी है हाउ टू रिमेंबर कि कौन से 100% के लिए क्वालिफाई करते हैं और कौन से 50% के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो सर अब कैसे, कोई तरकीब तो हर चीज की होती। वैसे जनरली शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हर चीज को एक लॉजिकली तरीके से याद करो, याद होती है, समझ के याद करो। लेकिन यहां पे थोड़ा सा शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट ये है कि अगर हम केवल 4 याद कर लेते हैं जो 50% वाले हैं,
तो इसका मतलब जो बच गया, जो हमने याद नहीं किया, वो किसके लिए क्वालिफाई करेगा? 100% के लिए। वैसे इस तरकीब में थोड़ा सा लूप होल है। अगर कोई ऐसा फंड आ गया जो इन 26 फंड्स में फॉल ही नहीं करता है, तो इस टेक्निक से आप ये समझ लोगे कि ये 100% वाला होगा, क्योंकि हमारे 4 याद किए हुए वाले में तो आया नहीं है। ऐसा हो सकता है, जनरली ऐसा होता नहीं है। फंड वो ही आता है जो 80G के अंदर मेंशन है, रेफर्ड हैं। लेकिन अगर बाई चांस हो गया फिर, तो इसीलिए या तो केवल करो 4 जो 50% के लिए हैं, लेकिन घर पे जब भी आपके पास टाइम हो, कभी लेटे हुए हो, कभी बोर हो रहे हो, कभी टीवी लाइट चली गई, टीवी नहीं चल रहा है, तो एक बार निगाह तो मार सकते हो ऊपर लिखे 22 के अंदर यार। अगर 3-4 बार भी एक बार आपने सरसरी नोट से एक ग्लांस कर लिया उसके लिए, तो कम से कम इतना रिकॉल तो कर लोगे, ये चीज़ हमारी पड़ी हुई है, ये हमारी पड़ी हुई नहीं है। इतनी मेहनत तो कर लो। चलो सर सही है, 4 याद करना बहुत ईजी है। पहला, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम पे बनाया गया जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, जो कि फर्स्ट बना हुआ है। तो पहला जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में बनाया गया है, मेमोरी में। हु वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम दिस फैमिली? नेहरू फैमिली से सेकेंड प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कौन था? तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इंदिरा गांधी की मेमोरी में जो ट्रस्ट बनाया गया, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, अगर इसमें आप डोनेशन देते हो तो जो भी डोनेशन दोगे वो आपका 50% डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। एंड हु वाज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम दिस फैमिली? राजीव गांधी, सन ऑफ इंदिरा गांधी। तो तीसरा जो फंड है वो है राजीव गांधी फाउंडेशन। कितना इजी हो गया ये 3 याद करना। अगर जो इंडिया की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली है इंडिपेंडेंस के बाद से, जिसकी फैमिली से अभी तक 3 प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अगर आप तीनों को याद कर लेते हो, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया होगा बचपन में। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी याद में मेमोरियल फंड बनाया गया था। उनकी डॉटर इंदिरा गांधी, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी याद में मेमोरियल ट्रस्ट बनाया गया था। द सन ऑफ इंदिरा गांधी, लेट राजीव गांधी, उनकी याद में फाउंडेशन बनाया गया, राजीव गांधी फाउंडेशन। अगर इन 3 ट्रस्ट, फंड या फाउंडेशन में आप डोनेशन देते हो, और चौथा लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। सूखा पीड़ितों के लिए इंडिया में कहीं भी अगर ड्रॉट पड़ता है, बारिश नहीं होती है, सूखा इलाका अगर घोषित किया जाता है, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एट द ड्रॉट एरिया, तो उसके लिए जो फंड बनाया गया प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड। वैसे बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, इस फैमिली में राजीव गांधी के बाद अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, तो प्राइम मिनिस्टर का सूखा पड़ गया। अब फ्यूचर में कोई बनेगा वो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो इस फैमिली से कोई नहीं बना ना राजीव गांधी के बाद, तो प्राइम मिनिस्टर का सूखा पड़ गया इस फैमिली के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है प्राइम मिनिस्टर के सूखे के लिए, प्राइम मिनिस्टर फंड है उनके लिए जो सूखा पीड़ित है। ये तो याद करने के लिए हम थोड़ा एक ह्यूमर का वे निकाल लेते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो 4 याद कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, और इस फैमिली से अभी तक उसके बाद सूखा पड़ा हुआ है प्राइम मिनिस्टर्स का। तो याद करने का हमारे लिए तरीका हो गया प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड। और जो 22 फंड्स हैं उनको जरूर देख लेना। पहले 23 जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। ठीक है सर।
लेकिन जो 22 हैं उसमें से कुछ जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते रहते हैं उन पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पढ़ने सारे हैं लेकिन जिसको मैं हाईलाइट करूँ उस पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान देने की आपको रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद नेशनल कल्चरल फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल फाउंडेशन वॉल द कम्युनल हार्मनी, नेशनल स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल एंड स्टेट काउंसिल फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, जिला साक्षरता समिति। और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत, इसको तो मैं हाईलाइट करने के लिए भी डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, रेड, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। और नेशनल चिल्ड्रन फंड को भी मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं। नेशनल चिल्ड्रन फंड पहले 50% में था, तो अगर इंटर किए हुए या आईपीसीसी किए हुए आपको ज़्यादा टाइम हो गया है तो शायद आप सोच रहे हो कि अभी भी 50% वाले में है। नहीं जनाब, नेशनल चिल्ड्रन फंड को 50% से निकालकर 100% वाली कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो जो आखिरी मैंने लिखा हुआ है वो आखिरी नहीं कहना चाहिए, ये 100% वाली कैटेगरी में लिखा हुआ है। और 3 फंड और जो नए ऐड किए गए बाय द फाइनेंस एक्ट 2015, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2015। वो 3 फंड बहुत ढंग से कर लेना, उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। स्वच्छ भारत कोष, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसको सफल बनाने के लिए आपकी भागीदारी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं डोनेशन दो स्वच्छ भारत कोष में और हम आपको 80G में डिडक्शन का बेनिफिट देंगे। दूसरा जो इस समय करंट इश्यू चल रहा है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आप टीवी देखते हो, तो जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो काफ़ी प्रयास कर रही है। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये चाहती हैं, हमारी जो मिनिस्टर्स हैं वो भी चाहते हैं कि गंगा को साफ होना चाहिए, तो उसके लिए बनाया गया है क्लीन गंगा फंड। लेकिन क्लीन गंगा फंड में असेसी रेसिडेंट होना चाहिए। 80G में ऊपर लिखा हुआ है असेसी एनी, बट क्लीन गंगा फंड का डोनेशन केवल और केवल रेसिडेंट असेसी के लिए मिलेगा। इंटर में आपने सीखा होगा हाउ टू फाइंड आउट वेदर ए पर्सन इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो इंडिविजुअल है तो रेसिडेंट, फिर चाहे वो ROR हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, HUF रेसिडेंट, कंपनी रेसिडेंट, फर्म रेसिडेंट, मतलब कोई भी असेसी हो, लेकिन डिडक्शन का बेनिफिट क्लीन गंगा फंड में तभी मिलेगा जब आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बाकी सारे बेनिफिट्स रेसिडेंट को भी मिलेंगे और नॉन रेसिडेंट्स को भी इक्वली दिए जाएंगे 80G के अंदर। और इसके बाद जो तीसरा आपके लिए बनाया गया नया फंड फाइनेंस एक्ट 2015 ने ऐड किया, दैट इज नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज। इस समय हमारे कुछ स्टेट्स, जैसे कि न्यूज़पेपर कहते हैं, जैसे कि अभी एक फिल्म आई थी उस पर भी थोड़ा सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो कुछ स्टेट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वहाँ के जो यूथ हैं वो ड्रग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, कि उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए। पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आज की समस्याओं को दूर करने के लिए ये 3 फंड बनाए गए। भारत को साफ करना बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हम कार का शीशा डाउन करते हैं, लेज का पैकेट बाहर फेंक देते हैं। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कार में एक डस्टबिन रखें और कूड़ा इकट्ठा करते रहे, किसी गार्बेज कलेक्शन पॉइंट आता है वहाँ पे उसके लिए डाल दें। गंगा में हम जाएं तो आस्था होती है, हमारी आस्था को हमें पालन करना चाहिए, लेकिन आस्था के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो गंदगी है वो गंगा के अंदर नहीं जाए, नेशनल रिसोर्सेज हैं वो साफ रहें हमारी। और तीसरा जो ड्रग
अनफॉर्चुनेटली आज की कुछ यूथ भटक गए हैं, उनको इससे बाहर निकालने के लिए सरकार ने एक फंड और बनाया। यू डोनेट काइंड हार्टेडली और सरकार आपको 100% का बेनिफिट देगी, और उसका नाम है नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज। तो मेरे ख्याल से इतने आधे पौन घंटे के लेक्चर के बाद आप कहोगे हाँ सर, जो आपका ये चार्ट बन रहा है साइड बाय साइड, इसमें ये जो आपने लेफ्ट में लिखे हुए हैं टोटल फंड्स 26, इसमें अब हमें डाउट नहीं होने जा रहा है। 50% पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, उनकी डॉटर इंदिरा गांधी की याद में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, उनका बेटा राजीव गांधी जी की याद में राजीव गांधी फाउंडेशन, और इसके बाद अगर भारत में कहीं भी सूखा पड़ता है उनके लिए प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड बनाया गया है। और इसके ऊपर जो 22 फंड हैं उसमें जो मेन फंड याद करने हैं, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, हाँ सर सही है, और 3 फंड जो स्वच्छ भारत कोष है, क्लीन गंगा फंड, अगेन रिपीट कि एसएससी केवल रेसिडेंट होना चाहिए, और तीसरा जो ड्रग एब्यूज उसको कंट्रोल करने के लिए फंड बनाया गया है, जिला साक्षरता समिति, डिफेंस फंड, ये आप जरूर एक बार निगाह डाल लेना। चलिए सर, इसका मतलब सर हमने सक्सेसफुली आधा तो कर लिया। हाँ, लग तो यही रहा है कि हमने आधा कर लिया। अब बात करते हैं बाकी 6 फंड्स की। जो टोटल 6 फंड हैं, ध्यान से देखना, इसमें जो ऊपर के 2 फंड हैं ये 100% के लिए क्वालिफाई करेंगे, और नीचे जो 4 फंड लिखे हुए हैं वो 50% के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो मैंने इस चार्ट में क्या किया, इनके आगे लिख दिया 100% और इनके आगे लिख दिया मैंने 50%। सर ये फंड कौन कौन से हैं, चलो इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। जितना पोर्शन मैं हाईलाइट करूं उससे आपका काम चल जाएगा। अगर फैमिली प्लानिंग के लिए आपने डोनेशन दिया हुआ है तो सारा ही हाईलाइट हो गया। तो पेन का यूज कर लेता हूं बेटा। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। जो पहला फंड है प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, मैं तो इसको बहुत बड़ी समस्या इंडिया की मानता हूं। जितनी भी समस्याएं मेरे हिसाब से शुरू होती हैं वो इसी की वजह से शुरू होती हैं कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन तक वो मैसेज देना, कन्वे करना, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार कहती है अगर आपने डोनेशन दिया है या तो आपने गवर्नमेंट को ही दिया है या अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटीज़ को आपने दिया है या वो इंस्टीट्यूशंस जो सरकार ने नोटिफिकेशन ला के अप्रूव किए हुए हैं टीजी के लिए उसको डोनेशन दिया है, तो आपको 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है सर। दूसरा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एन इंस्टीट्यूट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि एसएससी कंपनी होनी चाहिए। दोबारा सुन लो,
केबल और केबल 80G में 2 फंड ऐसे हैं जहां असेसी चेंज हो रहा है। क्लीन गंगा फंड में लिखा हुआ है असेसी कोई भी हो लेकिन रेसिडेंट होना जरूरी है। और स्पेशल फंड का जो सेकंड फंड है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, या वो इंस्टीट्यूट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, उसके लिए होना चाहिए असेसी केबल इंडियन कंपनी। मतलब मैं शॉर्ट में अगर यहां लिखता हूं तो यहां लिख देता हूं फैमिली प्लानिंग, और यहां लिख देता हूं ओलंपिक एसोसिएशन, और इसके आगे ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं रेड से असेसी कौन होनी चाहिए, कंपनी। ये 2 क्वालिफाई करते हैं 100% के लिए। और अब बाकी 4 का नंबर है, उसमें लिखा हुआ है अगर आप चैरिटेबल पर्पज के लिए डोनेशन देते हो। अगेन सेम फैमिली प्लानिंग वाली लाइन है, आप चाहे गवर्नमेंट को दो, चाहे अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी को दो, चाहे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के लिए दो, लेकिन वहां पर्पस था फैमिली प्लानिंग। यहां लिखा हुआ है एनी चैरिटेबल पर्पज अदर देन फैमिली प्लानिंग, क्योंकि फैमिली प्लानिंग ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में कवर हो चुका है, तो ये केवल 50% के लिए क्वालिफाई करेगा। सेकंड लिखा हुआ है एनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया बाई और अंडर एनी लॉ फॉर सेटिस्फाइंग द नीड फॉर हाउसिंग एकोमोडेशन और फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीज टाउन्स एंड विलेजेस और फॉर बोथ। या तो आप जिनको घर की रिक्वायरमेंट है उनके लिए घर बना के देते हो, या सिटी या टाउन्स या विलेजेस को आप प्लान करते हो, डेवलप करते हो, उनका इम्प्रूवमेंट करते हो। ऐसी अगर कोई अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड की गई है किसी भी लॉ के अंतर्गत, उसको आपने डोनेशन दिया तो आपको बेनिफिट मिलेगा डोनेशन का 50%। तीसरा लिखा हुआ है एनी कॉरपोरेशन फॉर प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। जितने भी ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया है, उसके लिए अगर कोई कॉरपोरेशन बनाया गया, उस कॉरपोरेशन को आप डोनेशन देते हो तो आपको 50% मिलेगा। और लास्ट में लिखा हुआ है एनी नोटिफाइड टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क और एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अगर आपने रिनोवेशन और रिपेयर के लिए डोनेशन दिया हुआ है, तो मैं इस चार्ट के अंदर डिफरेंट कलर से यहां तो लिख देता हूं चैरिटेबल पर्पज, फिर यहां पे प्लानिंग ऑफ सिटीज, टाउन, विलेज, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, और यहाँ पे टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च एटसेट्रा, ब्रैकेट में लिख दिया रिपेयर्स एंड रिनोवेशन। क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, डरो मत। अब ये चार्ट पूरा हो गया यहाँ पे आपका। सेकंड कैटेगरी में जिनको मैंने स्पेशल फंड्स भी नाम दिया हुआ है, टोटल 6 फंड्स हैं, उसमें से जो स्टार्टिंग के 2 फंड हैं दे क्वालिफाई फॉर 100% और रेस्ट 4 क्वालिफाई फॉर द 50% रिडक्शन। जो 100% के लिए हैं उसमें पहला तो आपके लिए है दैट इज
फैमिली प्लानिंग के प्रमोशंस के लिए आपने दिया, और दूसरा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या किसी और इंस्टीट्यूशन को स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट्स के लिए नोटिफाई किया गया, लेकिन असेसिकेबल कंपनी होनी चाहिए, इसलिए मैंने रेड से लिख दिया कंपनी। ये 100% के लिए क्वालिफाई करेंगे। और इसके बाद जो 4 हैं उसमें पहला लिखा हुआ है चैरिटेबल पर्पज फैमिली प्लानिंग के अलावा। दूसरा, अगर आप सेटिस्फाई करते हो हाउसिंग एकोमोडेशंस की नीड, या प्लान करते हो, डेवलप करते हो सिटीज के लिए, टाउन के लिए, या फिर विलेजेस के लिए, या फिर तीनों दोनों के लिए। तीसरा लिखा हुआ है अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हो। और चौथा लिखा हुआ है जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मंदिर बोलो, मस्जिद बोलो, गुरुद्वारा बोलो, गिरजाघर बोलो, अगर इनके रिपेयर्स या रिनोवेशंस के लिए तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा 80G का, लेकिन ये केवल 50% के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो सर अब आखिरी सवाल जो हमारे दिमाग में रह के आ रहा है, ऊपर 2 को उठा के पहले 1 से जो 22 है उसके कैटेगरी में डालो, लास्ट के 4 को उठा के नीचे वाली कैटेगरी में डालो, टॉपिक खत्म करते हैं। लेकिन नहीं, यहां से टॉपिक शुरू होता है। यहां लिखा हुआ है विद इन लिमिट। वो लिमिट क्या है? तो मैंने यहां पे लिखा मैक्सिमम डोनेशन। डिडक्शन नहीं लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। मैक्सिमम डिडक्शन नहीं, मैक्सिमम डोनेशन। सरकार कहती है जीटीआई निकाल ली, हां, इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटा दो, क्योंकि ये तो डिडक्शंस के लिए अवेलेबल ही नहीं है। माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर्ड टू इन सेक्शन 111A को हटा दो, क्योंकि ये तो अवेलेबल ही नहीं है डिडक्शंस के लिए। माइनस इनकम रेफर्ड टू 115A, 115AV, 115AC एंड 115D को हटा दो। ये कुछ इनकम होती हैं, इनकम नहीं होती हैं। इन इनकम पे टैक्स का रेट लगता है। कुछ इनकम्स पे जो नॉन रेसिडेंट्स की इनकम होती हैं उन पे जो टैक्स का रेट लगता है वो या तो 115A में, 115AB, 115AC, 115D मैं टीच करूंगा टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट्स, तब बताऊंगा। और जिन इनकम पे भी ये वाला रेट लगता है उन इनकम में से डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। ये बात ऑलरेडी पहले भी डिस्कस हो चुकी है और दोबारा मैं आपको बता दूं। वैसे तो यही इंटर में बताया गया था कि 3 इनकम में से डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में रेफर्ड होता है। सर 111A में कौन सा रेफर्ड होता है? अगर इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड को आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्शंस के थ्रू सेल करते हैं और उस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया होता है, तो जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स का रेट 15% लगता है। और किस सेक्शन में 15% लगता है? 111A के अंदर। इसलिए उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर टू इन सेक्शन 111A। और एक कैजुअल इनकम से भी डिडक्शंस 80C to 80U का बेनिफिट नहीं मिलता है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी रिकॉल करो, 3 इनकम में से डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A एंड कैजुअल इनकम। और जब आपको फाइनल में टीच किया जाएगा टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट्स, तब आपको समझ में आएगा कुछ और इनकम ऐसी होती हैं जिनमें से डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता ही नहीं है। वो इनकम रेफर्ड हैं सेक्शन 115A में, 115AB में, 115AC में, 115D में। तो जिन इनकम से डिडक्शंस का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा उस डिडक्शंस को आप डोनेशन के लिए यूज कैसे कर सकते हो?
अगर मेरी बिजनेस की इनकम 2 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए का मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया, तो आप कहोगे सर आपकी इनकम 3 लाख रुपए हो गई, आप 3 लाख तक का डोनेशन कर दो, डिडक्शन मिल जाएगा। नहीं, अगर मैं 3 लाख का डोनेशन करता भी हूं तो डोनेशन मुझे केवल 2 लाख का मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स का ऑलरेडी रिड्यूस रेट है 20%, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से डिडक्शंस का बेनिफिट दिया ही नहीं जाता है। 3 लाख मैं पूरे डोनेट कर दूं, मैं तो बहुत दयालु, मैं तो रूखी सूखी खा के रह लूंगा, ये 3 लाख में डोनेशंस दे देता हूं, सरकार के काम में आएंगे गरीबों की हेल्प करने में। लेकिन सरकार कहती है क्योंकि लॉन्ग टर्म पे टैक्स का रेट जो लगता है वो ऑलरेडी हमने रिड्यूस रखा हुआ है 20%, इसलिए डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं देंगे, डिडक्शन मुझे 20% ही मिलेगी। तो जिस डिडक्शन से, जिस इनकम से आप डोनेशंस को बेनिफिट ही लिए अलाउ कर रहे हो, उसमें से आप मुझसे डोनेशंस मांग भी कैसे सकते हो? आप क्या कहोगे? सैलरी वाली इनकम में से डोनेशन दो, पीजीबीपी वाली इनकम में से डोनेशन दो, उस इनकम में से डिडक्शंस का बेनिफिट भी दे देंगे। अब केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुझे हुआ और कोई इनकम ही नहीं हुई, सरकार कहती है इसमें से डोनेशन दो, लेकिन डिडक्शन का बेनिफिट नहीं देंगे। तुम जो मुझे डिडक्शन का बेनिफिट नहीं दोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट डोनेशंस फ्रॉम मी? तो जिस इनकम में से डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता है, उस इनकम में से डोनेशन सरकार डिमांड भी नहीं कर सकती है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड कैटेगरी में स्पेशल फंड्स में सरकार कितना डोनेशंस आपसे बोलती है, तो उस इनकम को हटा दिया जिस इनकम से डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन कैजुअल इनकम को नहीं हटाया जाएगा। लॉन्ग टर्म में से डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता है, मैंने डिडक्ट कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A से नहीं मिलता है, मैंने डिडक्ट कर दिया। नॉन रेसिडेंट्स की इनकम जो डिफरेंट सेक्शंस में टैक्सेबल होती हैं और जिससे डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता है, उनको डिडक्ट कर दिया। कैजुअल इनकम में से भी डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन सरकार कहती है डोनेशन दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सी खून पसीने की कमाई थी जो आपने बहुत मेहनत से कमाया था, उसमें से डोनेशंस दे दोगे, डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अगर आपकी लॉटरी 5 लाख रुपए की लग जाती है और 10,000 रुपए का आप डोनेशन दे देते हो, तो सरकार डोनेशन तो लेने को तैयार है, मांगने को 10,000 रुपए का दे दो, लेकिन आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं देगी। 4,90,000 पे आपसे टैक्स नहीं लेगी, टैक्स 5 लाख पे। आप कह सकते हो कि सर जब आप डिडक्शन का बेनिफिट नहीं दे रहे हो तो आपने डोनेशन के लिए हमसे क्यों बोला? सरकार कहती है कौन सी मेहनत की कमाई है, 5 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, थोड़ा बहुत गरीबों की हेल्प कर दोगे, दुआएं आपकी डिडक्शंस हो गई आपके लिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा बहुत सारे लोगों का, उसी से खुश हो जाओ। टैक्स में क्या करोगे बेनिफिट लेके? हाँ, अगर बिजनेस की इनकम में से आपने हमें डोनेशन दिया होता तो हमें समझ में आता है कि आपने खून पसीना बहाया था, सुबह ऑफिस गए थे, शाम तक काम किया था, तब जाके पैसा कमाया था, उस इनकम में से डिडक्शन का बेनिफिट देंगे। तो कैजुअल इनकम हालांकि डिडक्शंस के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन कैजुअल इनकम को यहां से नहीं हटाया गया। यहां से केवल 4 इनकम हटाई गई, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में रेफर्ड है, और एक वो इनकम जो नॉन रेसिडेंट्स की इनकम होती हैं जो कि रेफर्ड है 115A, AB, AC, AD और D के अंदर। और चौथी चीज यहां से जो रिमूव कर दी जाती है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G। जो डिडक्शंस ऑल को आपको मिल चुकी हैं, उतने से तो आपकी इनकम कम हो चुकी है, एंड दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। और मैक्सिमम डोनेशन होता है इस कैटेगरी का, सरकार कहती है इससे ज्यादा का मत दो, 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। समझो, सेकंड कैटेगरी स्पेशल फंड्स में सरकार आपसे कहती है कि जो आपको मैक्सिमम डोनेशन देना चाहिए वो 10% ऑफ इनकम का चाहिए, 90% आप अपने पास रखो, लेकिन 10% किस इनकम का? उस इनकम को पहले हटा दो जिसमें से डिडक्शंस मिलती ही नहीं है,
और जो डिडक्शंस के लिए आपने ऑलरेडी पैसा दे रखा है डिफरेंट जगह, उससे इनकम ऑलरेडी कम हो चुकी है आपकी। उसके अलावा जो बच गया, समझने की कोशिश करो, अगर मेरी सैलरी 3 लाख रुपए है और लाख रुपए मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले समझना बहुत जरूरी है आई कॉन्टेक्ट के थ्रू, आंखों में आंखें डाल के समझो मेरी। अगर 3 लाख रुपए सैलरी है, 1 लाख रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो जीटीआई 4 लाख होती है, तो 1 लाख तो हटा ही दो। 1 लाख पे तो सरकार पूरा टैक्स लेगी, तो डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो सरकार मुझसे डोनेशंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती है। अब बचती है सैलरी 3 लाख रुपए की, उस 3 लाख रुपए में से मैंने अगर 10,000 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए दे रखे हैं, तो 80D, तो अब मेरी इनकम तो मेरे हाथ में 2,90,000 रुपीज रह जाती है। 10,000 रुपए मैंने पीपीएफ में डाल दिए 80C, तो मेरे हाथ में इनकम कितनी बच जाती है? 2,80,000। सरकार कहती है इस 2,80,000 का हमें केवल 10% चाहिए इन 6 फंड्स के लिए। इस स्पेशल फंड्स टोटल मिला के हमें केवल 28,000 रुपए दे दो, 2,80,000 रुपए का 10%। लेफ्ट में जो फंड लिखे हुए हैं 26, उस पर कोई लिमिट नहीं है। सरकार कहती है ये बहुत जरूरी है देश के लिए। नेशनल डिफेंस फंड, देश की सुरक्षा के लिए हम ये नहीं बोलेंगे 10% दो, 20% दो। लोग कुर्बानियों के लिए अपने बेटों को भेज देते हैं आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के लिए, आपसे तो केवल पैसा मांगा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, पूरी की पूरी फैमिली दब जाती है, जो सर्वाइवल्स बचे हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है, इतनी सड़कें खराब हो गई बनाना है। आज आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपनी इनकम को दिल खोल के दो। भगवान नहीं करे कल किसी दूसरे पार्ट में होगा तो वो लोग हेल्प करेंगे जिनकी हेल्प पहले मिल चुकी है। इसलिए सरकार कहती है कि जो लेफ्ट में फंड हैं उनमें हम ये नहीं बोलते हैं इनकम का केवल इतने % दो। उसमें हम कहते हैं अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए तो जितना डोनेशन दे सकते हो, क्षमता हो उतनी डोनेशंस दो आप। लेकिन जहां हमें पैसे की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां हम अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन आपका एक कॉर्पोरेशन लिमिट में चाहिए, उसमें आप ज़्यादा डोनेशंस क्यों दोगे हमें? अगर आपको डोनेशन ज़्यादा देने का मन ही है, 20% इनकम का देना ही है, सरकार कहती है 10% आप इस साइड में दो स्पेशल फंड्स में, बाकी 10% कहाँ दे दो? जनरल फंड्स लिखे हुए हैं। लेकिन इस साइड में आप हमें केवल 10% ऑफ इनकम का दो, और जो भी आप 10% की रेंज में दोगे, ऊपर 2 फंड्स लिखे हुए हैं उसका 100%, और नीचे जो 4 फंड्स लिखे हुए हैं उसमें अगर दोगे तो आपको 50% डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मैं फिर कॉपी करने का पूरा आपको वक्त दूंगा। क्वेश्चन भी मैं डिजाइन कर लेता हूं। मिस्टर एक्स 28 years, resident, salary income ₹3 lakh, PGBP income ₹4 lakh, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ₹8 lakhs, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 20,000, लॉटरी इनकम 10,000, ग्रॉस लेके चलते हैं, टीडीएस का कंसेप्ट नहीं लेके आते हैं इसके अंदर। जो पीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया वो सपोज 30,000, इसके बाद डोनेशंस दिया 80G के अंदर, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड
40,000 रुपये का डोनेशन दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन 20,000 रुपये का डोनेशन दिया। और इसके बाद डोनेशन दिया जाएगा स्पेशल फंड्स के अंदर। वो हम अज्यूम करेंगे स्पेशल फंड्स के अंदर कितना डोनेशन दिया जाए, कितना डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे वो एक और देगा स्पेशल फंड्स के अंदर, वो उसके आगे क्वेश्चन के साथ चलेंगे। आप समझोगे इस क्वेश्चन के लिए। मैंने लिख दिया क्वेश्चन। अब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसका आंसर, ध्यान से देखना। तो पहले मैंने लिखा सैलरी, दोबारा से 3 लाख, फिर पीजीबीपी की इनकम को ऐड करता हूं 4 लाख, अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8 लाख, इंटरेस्ट 20,000, कैजुअल इनकम या लॉटरी इनकम, वन ऑफ द सेम थिंग। इसको कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। 7 लाख और 8 लाख 15 लाख, तो 15,30,000। अब इसमें से डिडक्शन 80C PPF कंट्रीब्यूशन 30,000 का मिल जाएगा, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA जो इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट पे होता है, वो इंटर में किया होगा। TTA में 10,000 तक माइनस कर दिया जाता है, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80G में पहला प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 100% 40,000। सेकंड राजीव गांधी फाउंडेशन 10,000। राजीव गांधी फाउंडेशन 10,000। वो 3 जो प्राइम मिनिस्टर्स जो नेहरू फैमिली से हैं, वो 50% के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब तीसरा फंड मुझे यहां डालना है जो कि स्पेशल फंड होगा, जो हमने राइट हैंड पे 6 लिखे थे। तो वो हम अज्यूम करके बहुत सारे केस बनाएंगे, लेकिन उसके लिए यहां पे वर्किंग नोट्स बनाते हैं। और सबसे पहले यहां पे लिखा GTI 15,30,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हां सर 8 लाख रुपए हटा देते हैं, क्योंकि ये डिडक्शंस इसमें से मिलेगी नहीं, तो डोनेशंस का सवाल भी नहीं है। इसमें से कैजुअल इनकम माइनस नहीं होगी, मैं बता चुका हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर टू इन 111A दे नहीं रखा है। 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G, तो 80C 30,000 रुपए, 80 TTA 10,000। तो इसको बोला जाएगा एडजस्टेड GTI। 15,30,000 में से 8 लाख जाते हैं, 7,30,000 और 6,90,000। और यहां पे मैंने लिखा मैक्सिमम डोनेशन 69,000। हाईलाइट करके दिखा देता हूं। मैक्सिमम डोनेशन कितना? 69 डोनेशन। अब थर्ड पॉइंट में हम बहुत सारे केस करते हैं। पहला केस को मैंने लिखा
और यहाँ पे मैं कलर लेता हूँ ब्लैक। केस 1, सपोज करते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेशन दिया गया था 50,000 रुपये, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इस केस में कितना होगा? तो डोनेशन तो 50,000 और 69,000 विच एवर इज लोअर, कितना? 50,000। और 50,000 का कितना कर दें? 100%। तो ऑलरेडी कितना आ गया? 50,000। डिडक्शन 50,000 की मिल जाएगी। ठीक है सर। दूसरा एग्जाम्पल, केस 2, फैमिली प्लानिंग के लिए ही डोनेशन दिया गया, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, लेकिन डोनेशन दिया गया 80,000 रुपये का। तो आपको निकालना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो कैसे होगा? 80,000 और 69,000 विच एवर इज लोअर इज इक्वल टू 69,000 और इसका कितना परसेंट? 50%। क्योंकि जो 100% वाला, आई एम सो सॉरी। तो फैमिली प्लानिंग में केवल क्या देखा जाएगा? लिमिट, क्योंकि डिडक्शन तो 100% वाला है। आप 69 से ज़्यादा का करोगे, डिडक्शन 69, तो सरकार क्या मैसेज दे रही है? अगर 69 के ऊपर आपको 11,000 किया भी गया, अगर बहुत मन था तो कहाँ करना चाहिए था? आपको जो लेफ्ट में जनरल फंड्स की कैटेगरी है उसमें करना चाहिए था। चलो सर, अब बात करते हैं केस 4, केस 3, चैरिटेबल पर्पज। डोनेशन 50,000, चैरिटेबल पर्पज के लिए 50% था। ध्यान से देख लेना। तो क्या होगा क्वेश्चन के अंदर? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज इक्वल टू 50,000 और 69,000 विच एवर इज लोअर, 50,000 और उसका कितना परसेंट? कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 50 का ही आधा पहले ही कर लेते हैं। गलत। पहले आपको डोनेशन का अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा। ये बात आपको थर्ड एग्जाम्पल से बहुत, फोर्थ एग्जाम्पल से बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगी। मेरा फेवरेट क्वेश्चन क्लास में बच्चों से पूछने के लिए होता है, बेटा बताओ चैरिटेबल पर्पज 80,000, वो कहते हैं 80 का आधा 40 और 40 और 69 विच एवरेज लोअर 40। तो अगर 80 को तुमने पहले ही आधा कर लिया तो 80 क्वालिफाई तो कर गया ना, 80 का आधा। डोनेशन तो 69 से ज्यादा का पॉसिबल ही नहीं है। तो डिडक्शन जो यहां अंडर सेक्शन 80G देखोगे 80,000 और 69,000 विच एवर इज लोअर 69,000 और इसका 50% 34,500। जब भी कभी डाउट हो केस 4 को एक बार जरूर पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा 80G का लॉजिक क्या होता है। और आखिरी, मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे तो वो कहेगा सर का जो लास्ट केस होता है
सर उसको कहते हैं बम्पर क्वेश्चन, जैसे दिवाली में बम्पर धमाका निकलता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मजा उतना ही देगा कि लॉटरी निकल गई हो आपकी। हमने दोनों पर्पस से कंट्रीब्यूट किया, फैमिली प्लानिंग 50,000, चैरिटेबल पर्पजेज 30,000। इसी क्वेश्चन के अंदर जैसे कि उसने 2 दिए थे, लेफ्ट वाले में प्राइम मिनिस्टर भी दिया था नेशनल और राजीव गांधी भी, 2 और दिए उसने, फैमिली प्लानिंग के लिए 50,000 और चैरिटेबल पर्पज के लिए 30,000। तो कैसे होगा, पहले टोटल डोनेशन निकाल लेना, अलग अलग कंपेयर मत करना। जो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई है वो सारे 6 जो डोनेशंस हैं उनकी लिमिट है 80,000। अब लिखेंगे 80,000 और 69,000 विच एवर इज लोअर 69,000। मैं जब फेस टू फेस बैच में पढ़ाता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे पास बेटा 50 तो चॉकलेट्स हैं और 30 नॉर्मल टॉफीज हैं, एक्लेयर्स मान लेते हैं, चॉकलेट किसी अच्छी कंपनी की। मैं कहता हूं 80 आइटम्स मेरे पास हैं, 80 आइटम्स, और मैं कहता हूं तुम 80 में से अपनी चॉइस के कोई से आप 69 सिलेक्ट कर लो। ये एग्जाम्पल कभी आज तक फेल नहीं हुआ, पहले बैच से लेके आज तक ये बहुत सारे एग्जाम्पल चेंज करते हैं, ज़माने के हिसाब से चेंज होते हैं, टॉपिक के हिसाब से चेंज होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से चेंज होते हैं, बट ये एग्जाम्पल कभी चेंज ही नहीं हुआ। बच्चों को टक्स ही ना समझ में आता है। मैं कहता हूँ 50 चॉकलेट्स हैं, 30 टॉफ़ीज़ हैं, आपकी मर्जी है, 69 में कोई से भी ले लो आप। बच्चा छूटते ही कहता है सर 50 तो हम लेंगे चॉकलेट्स, और सर 19 हम क्या ले लेंगे, टॉफ़ीज़। यहां समझ में आ गया तो यहां भी समझ लो, एग्जैक्टली सेम हो रहा है। 50,000 रुपये तुमने दिए फैमिली प्लानिंग के लिए, चैरिटेबल के लिए दिए तुमने 30,000। अब फैमिली प्लानिंग चॉकलेट है क्योंकि डिडक्शन 100% मिलेगा। अब इतनी ज़्यादा डिडक्शन माइनस होगी उतनी कम इनकम निकल के आएगी, कम टैक्स। चैरिटेबल पर्पज आपके लिए टॉफीज़ हैं क्योंकि 50% केवल माइनस होगा और कम माइनस होगा, इनकम ज़्यादा रह जाएगी, ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप कौन सी डिडक्शंस के लिए इंसिस्ट ज़्यादा करोगे, फैमिली प्लानिंग के लिए। तो 69 में सरकार से आप कहते हो सर हमारा फैमिली प्लानिंग का जो डोनेशन था वो तो था 50,000, और जो हमारा चैरिटेबल पर्पज के लिए डोनेशन था वो बैलेंस 19,000। टोटल 69,000 है, रखना 69 ही है, 50 फैमिली प्लानिंग और 19 चैरिटेबल। तो यहाँ डिडक्शन कितने हो जाएगी, 100% 50,000। यहाँ डिडक्शन कितना हो जाएगा, 19,000, उसका 50% 9,500। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 50,000 प्लस 9,500 59,500। अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन 80G अगर तुम इस वीडियो से कर लेते हो तो मेरे ख्याल से अगर गलत करोगे तो आप जिम्मेदार होगे। आप बताओ क्या चीज समझ में नहीं आ रही है आपके लिए। आई हैव पुट माई बेस्ट एफर्ट समझाने के लिए, सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने, मैंने 5 केस आपको बना के दिए, मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी डिजाइन करके दिया। तो अब आप लोग कॉपी भी करना चाहोगे तो मैं हर पेज पे 3 से 4 मिनट के लिए रुकता हूं,
आप कॉपी करना शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा करके मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। हालांकि आपकी बुक में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किया और जो उसको सॉल्व किया किस किस के साथ, वो तो आप करोगे ही करोगे। कॉपी करना शुरू कर दो आप। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है राइटिंग में तो आपकी बुक में लिखा हुआ है। आगे से कोशिश करूँगा और भी साफ लिखूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ी है राइटिंग साफ होती चली गई है। उन नोट्स के लिए ज़रूर देख लेना, बुक में जो 4 नोट्स लिखे हुए हैं आपके पास, काइंड में नहीं होना चाहिए। जिस इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया वहाँ से रिसिप्ट लेना ज़रूरी है। 31 मार्च को दिया तो अभी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। चेक दिया 10,000 रुपये तक का कैश में दे सकते हो। 10,000 रुपये से ऊपर का अगर डोनेशन दिया तो बाई एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए, वरना डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेफ्ट में जो आपके फर्स्ट 22 हैं वो 100% के लिए विदाउट एनी लिमिट। जो रेस्ट 4 हैं दैट इज़ 50% डोनेशन की कोई लिमिट नहीं है। राइट में जो 6 हैं उसमें से ऊपर के 2 हैं वो 100% के लिए, बाद के जो 4 हैं वो 50% के लिए। लेकिन इस 6 को मिलाकर जो टोटल डोनेशंस पॉसिबल है वो 10% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई। तो सर एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकाली जाती है? वो एडजस्टेड जीटीआई निकालने के लिए जीटीआई में से पहले 3 तरीके की इनकम को रिमूव कर दिया जाता है। 80 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, वो इनकम जो 115A में रेफर है, 115AB में रेफर है, 115AC में रेफर है, 115AD में रेफर है, 115D में रेफर है। और इसके बाद जो डिडक्शंस ऑलरेडी आप क्लेम कर चुके हो, इसीलिए 80G की डिडक्शन सबसे एंड में क्लेम करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है 80C to 80U एक्सेप्ट 80G। तो 80G सबसे एंड में होगा, तभी आप 80C to 80U एक्सेप्ट 80G को माइनस कर पाओगे। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में स्पेशल फंड दे रखा है तो मेक इट योर हैबिट कि सबसे पहले हम बाकी की डिडक्शंस को प्रोवाइड कर दें, उसके बाद 80G का बेनिफिट दिया जाएगा।